इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात और मैं हूं आपके साथ नीरा। मेरे साथ हैं मेरे साथी, मैं हूं अश्वनी। और अश्वनी, आज का जो कार्यक्रम है अपने आप में बेहद खास है। बिल्कुल, और किसान मित्रों खास इसलिए है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कल देश में आम बजट पेश हुआ है, जिसमें कि हर एक क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ योजना और प्रोत्साहन के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ खास इसलिए भी है क्योंकि आज हमारे साथ हैं जो इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे, प्रीति मोहन। हाँ, क्योंकि बजट को लेके आज हम एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, यानी कि परिचर्चा करेंगे हम। और बजट में कृषि एवं किसान कल्याण को क्या क्या मिलने वाला है या क्या क्या मिला है, इस बारे में जानकारी साझा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गिरीश कुमार झा को। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, कृषि अर्थशास्त्र संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहन जी सक्सेना। आप प्रबंध निदेशक हैं आयुर्वेद लिमिटेड में एवं पशु स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, और अश्विनी, क्योंकि हमने कहा है कि आज ये कार्यक्रम इसलिए खास है कि आज हमारे साथ जो हैं वो प्रीति जी हैं, साथ ही साथ हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी हैं। और अक्सर क्या होता है कि हम विषय नए नए लेकर आते हैं और साथ ही साथ जो विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन आज 2 विशेषज्ञ हैं, प्रीति जी हैं, तो ये कार्यक्रम अपने आप में खास होने ही वाला है। थैंक यू सो मच। और अश्विनी, नीरा, आप दोनों को धन्यवाद करना चाहेंगे। और जैसे आपने कहा कि बजट आ गया है, बजट में हमेशा ये उम्मीदें होती हैं कि बहुत कुछ खास होने वाला है, और इस बार का बजट भी हमेशा की तरह कृषि के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ विशेषज्ञ भी स्टूडियो में है, तो हम कृषि और पशुपालन दोनों पे बात कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कृषि और पशुपालन दोनों की बात करते हैं, अमृत काल का समय है, और अमृत काल के समय जब हम अमृत काल की बात करते हैं तो विश्व पटल पर नंबर 1 पर लाना है हमारा ये जो कृषि क्षेत्र है उसको। तो इसके लिए निरंतर काम हुआ है और हो भी रहा है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय बार बार इसका जिक्र करते हैं और बजट में भी हमें इसकी झलक मिली है। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब आपसे। डॉक्टर गिरीश शाह हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, अगर हम कृषि की बात करें तो इस बार क्या विशेष है उसमें? जैसा कि प्रीति मोहन जी आपने बोला कि हम बजट जब भी करते हैं तो हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ क्वेश्चन होता है कि उसका विकास हो, समुचित विकास हो। तो जब हम इस साल के बजट की बात करते हैं तो मैं इस तरह से शुरू करता हूं कि बजट से एक दिन पहले आपको पता होगा कि हम इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम पिछले साल की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में कहते हैं। एक कंपैरेटिव स्टडी होती है वो। जी, और मुझे ये खुशी हो रहा है ये शेयर करते हुए कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, एलाइड और एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, इसका एवरेज एनुअल ग्रोथ जो लास्ट 6 इयर्स का है वो 4.6% है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। और इस ग्रोथ के लिए हम सारे लोगों को जो है मुबारकबाद देते हैं। सबसे पहले हम किसान भाइयों को मुबारकबाद देते हैं, फिर वैज्ञानिकों को, और फिर जो स्टेट मशीनरीज हैं, और इस सरकार को, और साथ ही आप लोग जो FM गोल्ड वाले हैं जो इस प्रोग्राम को बार बार करते हैं, किसानों को अवेयर करते हैं। और इसीलिए आज हमारी ये स्थिति है कि हम 4.6% का ग्रोथ रेट। अब जब इस बजट की बात आई तो जैसे कि आपने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट है, तो इस बजट में बहुत ही ढेर सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कृषि क्षेत्र को और एक अच्छी ऊंचाई पे लेके जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम कृषि क्षेत्र में एक अच्छा योगदान कर रहे हैं, हम कृषि क्षेत्र में दूसरे स्थान पे हैं। अगर हमको ऊंची छलांग लगानी है तो हमको एक बुनियादी ढांचा पर, और इस चीजों के लिए जितनी सारी प्रावधान होनी चाहिए
है, वो सारी इस बजट में है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस बजट का, जैसे कि आज के जमाने में हम हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला चीज है वो ये है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब आप जानते ही हैं कि हम सब लोग आजकल जो है एआई मोबाइल पे यूज करते हैं, तो ये जब डिजिटाइजेशन हो जाएगा हर एक चीजों का, तो इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। चाहे उनको कल अपने क्रॉप की प्लानिंग करनी हो, क्रॉप को कैसे प्लान करें, या उनको उसका हेल्थ मॉनिटरिंग करना हो, ढेर सारी चीजें हैं जो हम इस पर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो दूसरा चीज है कि जो रूरल यूथ है वो जो स्टार्टअप करे, उनको प्रमोट करने के लिए जो है एक एक्सेलरेटर एग्रीकल्चर फंड बनाया गया है। और ये जो एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड है वो उन सारे स्टार्टअप को जो किसानों की समस्याओं के लिए स्टार्टअप करेंगे उनको इनकरेज करेगा। तो जो यूथ है वो हमसे जुड़े और कुछ बेहतर करे इस दिशा में, इसको भी ध्यान में रखा गया है। खास करके रूरल यूथ के लिए किया गया है कि रूरल यूथ इस बात को। तीसरी बात है, जब भी किसान की बात आते है तो आपको पता है कि ये जब भी हम मॉडर्न एग्रीकल्चर करते हैं तो पैसा, क्रेडिट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और जब क्रेडिट की बात हम करते हैं तो आपको पता है कि जो फॉर्मल सोर्सेज है, जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, उसके रेट जो है ठीक होता है। तो इस तरह की क्रेडिट की जो संभावना है उसके लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ का इसमें प्रावधान किया है, जो कि पिछले बजट के कंपैरिजन आना चाहिए तो पता चलता है। हाँ, पिछले बजट में 18 लाख करोड़ था, अब वो 20 लाख करोड़ हो गया। तो ये एक अच्छा प्रोविजन है, क्योंकि जब किसान को पैसे की जरूरत होती है, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो जानते ही उसमें पैसे की बहुत। उसके अलावा बिना पैसे के वैसे भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब उनको पैसे की जरूरत होती है तो वो कभी मनी लेंडर के पास, कमीशन एजेंट के पास जाते हैं, तो उनको बहुत जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत हाई होता है। इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, आप जानते हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको कहाँ से प्लांट लेंगे। जब आप प्लांट लेते हैं, मान लीजिए आम का प्लांट आपने ले लिया, 5 साल के बाद पता चलेगा कि अच्छा है या खराब। इसके लिए आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम बनाया गया 2200 करोड़, जिससे कि एक कम्प्रिहेंसिव वे में आपको डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांट मटेरियल दिया जाएगा। इसके अलावा जो है, आप जानते ही हैं कि ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर है जी, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। हाँ, और खास करके कि मिलेट जो मोटा दाना है, उनका नाम भी जो है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने श्री अन्ना से रखा है, मतलब मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स, मोटा अनाज को, क्योंकि हम लोग पहले से इसको खाते आए हैं और बहुत सारी चीजों में ये बहुत हेल्थ फूड है, जो कि हेल्थ की बहुत सारी इश्यूज को सॉर्ट करता है। तो एक हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जो कि हैदराबाद में, तो उनको एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस दिया जाएगा, सो दैट कि वो सारी बेस्ट प्रैक्टिसेज, इससे रिलेटेड जो मिलेट से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे शेयर कर पाए। इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड चीज है जो हम अभी बात करेंगे। इसके अलावा जो है मछली से रिलेटेड पीएम मत्स्य संपदा योजना का भी किया गया है। और जो बाद में हम बात करेंगे सहकार से समृद्धि की ओर, जो पैक्स को डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप देखेंगे बजट, तो बजट जो है उम्मीदों से भरा हुआ है, और बजट जो है किसान को बहुत ही, मतलब एक कहता है कि जो एक बैलेंस्ड बजट जो उनकी आमदनी, उनकी इनकम को बढ़ाए, उसकी तरफ जा रहा है। और ये मीडियम टर्म ग्रोथ के लिए, जो एक विश्व लेवल पे जो आपने कहा, जिस तरह से हमारी पूरी इकोनॉमी अभी वहां पे देखेंगे तो वो ऊपर में चल रही है, तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ भी जो है विश्व स्तरीय होने वाला है। डॉक्टर गिरीश, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बताया, हमेशा इस दिशा में सोचा भी जाता है, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सपना है वो कहीं न कहीं इस बजट में साकार हो रहा है। अब बस एक कदम हमारे किसान मित्रों को बढ़ाना है, और इन चीजों को समझ करके, क्योंकि चीजें मिल जाती हैं लेकिन उन्हें समझ के इम्प्लीमेंट करना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आपसे बिल्कुल और विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर मोहन जी सक्सेना है, और हम उनकी तरफ एक नजर जरूर डालेंगे, क्योंकि जब हम कृषि की बात करते हैं, कृषि और पशु आपस में जुड़े हुए हैं। पशु वही खाते हैं जो कृषि से हमें मिलता है, तभी उनका ग्रोथ होता है, वो आगे बढ़ते हैं। तो पशुधन की तरफ अगर नजर डाले तो क्या क्या फायदा मिला इस बजट में? ये जो बजट है ये केवल आंकड़ों का एक खेल नहीं है वो नहीं है जी, बल्कि ये एक सोच बताता है, एक दिशा दिखाती है कि किस ओर हमारे किसान समय के इस बदलाव के साथ जो आज चुनौतियां हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की वजह से है जी। या मौसम चक्र जो बदल रहा है उससे संबंधित है, तो उन सारी समस्याओं का किस तरीके से हमारे किसान भाई बहने और खास तौर से युवा इस अमृत काल के बजट में भाग लेके ज्ञान आधारित कृषि,
विज्ञान आधारित कृषि, तकनीकी आधारित कृषि, इनको अपना करके वो उन सारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए उद्यमता की ओर कैसे बढ़े। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी तीनों चीजें हैं इसमें जी, और इन्हें समझना होगा। और इसका जो एक अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर है जी, आज विश्व के सामने जो चुनौतियां हैं कि रासायनिक खाद पे आधारित उत्पाद, खाद्य पदार्थ जिनमें रसायनों का समावेश होने से स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, और वहीं विकल्प के रूप में हमारी भारतीय कृषि पद्धति जिसमें हानिकारक रसायनों का प्रयोग नहीं होता और जिसमें नेचुरल फार्मिंग के नाम से जानते हैं या कृषि ऋषि के नाम पे जानते हैं या भारत की कृषि पद्धति के नाम पे जानते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा कह लें कि जो सरकार ने योजना में प्राविधान किया है जी, कि जो वृत्तीय अर्थव्यवस्था है एंड टू एंड कनेक्टेड, अभी तक कृषि में अन्न उत्पादन था, दूध उत्पादन था, अंडा उत्पादन था, लेकिन आज कृषि में ऊर्जा उत्पादन। तो आज गोबर से कैसे बायोगैस बने जी, और ये जो नेशनल बायोगैस मिशन चल रहा है देश में, और फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करने के लिए और देसी खाद उर्वरक बनाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और उनको आगे बढ़ाने के लिए काफी मात्रा में धन का प्राविधान किया गया है। तो आज भारत की कृषि व्यवस्था जो वर्तमान में है वो भविष्य में पूर्ण रूप से परिवर्तित होने वाली है, जिसमें कोई एफ्लुएंट नहीं प्रोड्यूस होगा, सारे अवयव उसके यूज हो जाएंगे। आपको पता है कि भारत में जितना भी क्रॉप रेसिड्यू है उससे अल्कोहल बनाने के कई कारखाने लग चुके हैं, और ये जो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ जो इतना इंटरेस्ट दिखा रही हैं, रुचि दिखा रही हैं, क्योंकि भारत में क्रॉप रेसिड्यू जितना उपलब्ध है उससे पूर्ण रूप से हमारी ऊर्जा की आवश्यकता भी पूरी हो सकती है। डीजल से हमें छुटकारा मिल सकता है, हमारे को दूर से गैस नहीं लाना पड़ेगा। तो संक्षेप में यदि मैं कहूँ कि 8 साल पहले कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं कल्याण, किसान कल्याण की जो बदलाव आया, आज हमारे किसान भाई, किसान महिलाएं इस समय अपनी सोच को बदल रहे हैं और समय के साथ ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी को अपना करके, चाहे वो बागवानी हो, चाहे फल उत्पादन हो, चाहे सब्जी उत्पादन हो, चाहे पशुपालन से संबंधित मत्स्य मछली फिशरीज के लिए बहुत बड़ा प्राविधान किया गया है। और वो भी एक हमारे जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है कि वर्षा का जल गांव से बह के कहीं नदी नाले में नहीं जाएगा, गांव के पोखरे जितने हैं उनको रिवाइव करने का प्रोग्राम है। तो उसमें न केवल जल रुकेगा वर्षा का, बल्कि उसमें ही मछली उत्पादन करके पोषण की जो समस्या कि हमारे यहाँ गेहूं चावल बहुत है लेकिन प्रोटीन की बहुत कमी है, तो उस कमी को भी दूर करने के लिए इस बजट में बहुत सारे, मैं नंबर पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जो विचार बिंदु उसका एक ही है कि समय की चुनौती को हल करने के लिए, और जब अगले 5 सालों में कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बदलेगी और जो ये वृत्तीय अर्थव्यवस्था है और जो भारत का लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसमें कृषि का और पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। और ये बात जो मेरे किसान भाई सुन
रहे हैं, किसान से जो जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से युवा लोग जो जुड़े हैं, ये सही माने में अमृतकाल है। केवल सोच बदलने की आवश्यकता है इस बजट का लाभ उठाने के लिए। बहुत सही कहा आपने डॉक्टर साहब। डॉक्टर मोहन जी सक्सेना ने बिल्कुल विस्तार से बताया है। दिशा बहुत सारी है, क्योंकि दिशाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन सही दिशा में जाना है और ये एक राह है जो आपको मिलती है और इस राह से आप सही दिशा का चुनाव कर सकते हैं और अंकों पे नहीं जाना है, क्योंकि हमें जो मिल रहा है हमें उसे लेना है और कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में उसे शामिल करके, और जो जो चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं उन सारी चीजों को कैसे हासिल करना है वो भी बहुत जरूरी है कि कहाँ से आपको मिल सकता है। राह सही मिलेगी तभी आगे बढ़ पाएंगे। मोहन जी बहुत सही कहा आपने। और डॉक्टर गिरीश भी अभी जिक्र कर रहे थे, कुछ और बातें हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो विशेष कार्यक्रम बजट का आपके पास पहुंच रहा है FM गोल्ड के माध्यम से, इसे डिजाइन किया और आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे प्रस्तुतकर्ता हैं शिवनंदन लाल, और उन्होंने इस प्रोग्राम को स्पेशल आपके लिए ऑर्गेनाइज किया ताकि हमारे किसान मित्र अपडेट हो सके और चीज़ों को समझ सके, क्योंकि चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन वो चीज़ें वहां तक पहुंचती नहीं है। आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं मैसेज के माध्यम से। हमारा मैसेज नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहें अगर डॉक्टर साहब से तो आप पूछ सकते हैं। और नीरा और अश्विनी तो हमारे साथ स्टूडियो में है ही, और नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ 2342160811 कोड जरूर लगाइएगा। एक और नंबर आपके लिए दे देते हैं 23421081। ये FM गोल्ड के स्टूडियो का नंबर है, आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और डॉक्टर गिरीश, मैं ये जानना चाह रही थी, कुछ और बातों पे आप एम्फेसिस कर रहे थे, तो वो बातें भी हमारे किसान मित्रों तक पहुंचनी चाहिए। अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि नटसेल में इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कुछ चीजों को और बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जैसे कि एक सहकार से समृद्धि तक का एक हमारा जो कि हमारे गवर्नमेंट का या हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का ये है कि हम लोग कैसे मिलजुल कर समृद्धि को प्राप्त करें। उस तहत में आप जानते हैं कि हर एक रूरल एरिया में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स होते हैं, पैक्स कहते हैं, उसका इस बजट में लिखा गया है क्लियरली कि हम उसका कंप्यूटराइजेशन करेंगे, डिजिटाइजेशन करेंगे। और गवर्नमेंट ऑलरेडी जो 63,000 पैक्स का डिजिटाइजेशन किया है, उन्होंने डिफरेंट स्टेक होल्डर से मिलकर और स्टेट से मिलकर उसके बायलॉज में कुछ चेंजेस किए हैं, जिससे कि ये जो पैक्स है वो मल्टीपर्पज पैक्स बन पाए। अब इसका किसान भाइयों को क्या फायदा मिलेगा? इसका किसान भाइयों को फायदा मिलेगा कि जनरली क्या होता है कि जब हम पैदावार करते हैं तो हम इमीडिएटली स्टोरेज का स्ट्रक्चर नहीं होता है, हमको भंडारण की सुविधा नहीं होती है। हम जानते हैं कि ग्रामीण भंडारण योजना भी चले, लेकिन ये भी एक मास लेवल पे डिसेंट्रलाइज्ड रूप में आपको मिलेगा, जिससे कि किसान भाई यहाँ पे भंडारण कर सकेंगे जो डिफरेंट पैक्स के अंदर, और जब उचित मूल्य मिलेगा तब वो बेच सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा जिसका कि क्लियर कट जिक्र किया गया है इस बजट में कि मैसिव डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज कैपेसिटी वो किया जाए। इसके अलावा जो हमने ये कहा कि सेंट्रल कर्नाटका के लिए जो है 5300 करोड़ का एक बजट दिया गया है कि जो ड्रॉट प्रोन रीजन है उसमें माइक्रो इरिगेशन और इस सब चीजों की व्यवस्था की जाए। और कपास के किसानों के लिए भी एक स्कीम आ रही है जिसमें कि जो लॉन्ग जो जिससे बड़ा रेशा बन सकता है उसकी कपास के लिए, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, उसमें क्लस्टर बेस्ड या वैल्यू चेन, तो ये है। उसके बाद मछली वाले जो किसान हैं उनके लिए ये है कि हमारे पास ऑलरेडी पिछले बजट में प्राइम मिनिस्टर किसान संपदा योजना था, जिसमें एक सब स्कीम निकाला गया है जिसको नाम दिया गया प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना। उसमें भी 6,000 करोड़ की लागत लेके, जिससे कि किसान जो फिशरी सेक्टर्स के जो फिशरमैन हैं ये हैं, उन लोगों का वैल्यू चेन की इफिशियंसी बढ़े, उनका उतना ही नहीं साथ में उनकी मार्केट भी एक्सटेंड हो। और साथ ही जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं। और एक PM प्रणाम के नाम से आया है, जिसमें कि उस सारे स्टेट्स को जो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर की बात करेंगे या बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे, उन लोगों को जो है प्रमोट किया जाएगा। गोवर्धन स्कीम आया है, जो अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, गोबर गैस का जो कंप्रेस्ड जो गोबर गैस का जो है बायोगैस का काम करेंगे। साथ साथ एक भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्सेज, क्योंकि 1 करोड़ किसान को नेचुरल फार्मिंग पे को इंट्रोड्यूस करना है, तो उनको किसी तरह की इनपुट जो नेचुरल फार्मिंग के लिए जो इनपुट चाहिए, बायो बेस्ड इनपुट चाहिए, वो सब आसानी से मिल जाए, इसके लिए ये सब स्कीम शुरू किया गया। जी, आंकड़ों के बारे में तो थोड़ा सा हमें मिला है और जानकारी भी हमें
हमें प्राप्त हो रही है। मोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे गोवर्धन स्कीम की बात कर रहे थे, क्योंकि रसायन युक्त जो खाद होती है वो कहीं ना कहीं दिक्कत तो करती है, और हम जैव की बात भी करते हैं, तो उस दिशा में कुछ सोचा गया क्या? इस बारे में बहुत चर्चा हुई है और अभी भी हो रही है, और इसमें दो चीजें हैं, कुछ भ्रांतियां हैं जी, और कुछ जो है वो तथ्य आधारित हैं जी। भ्रांतियों को भी समझना जरूरी होता है। हाँ, और जी, उसमें स्वास्थ्य को लेके जी, एक बहुत बड़ी भारत ने एक इसका मॉडल सामने रखा है। उस मॉडल को 5F के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमारे सीतारामन जी ने G20 के सम्मेलन में और क्वाड के सम्मेलन में कहा कि आज विश्व के सामने जो 4 समस्याएं हैं वो है, पहला कि सुरक्षित आहार, सेफ फूड, न्यूट्रिशियस फूड। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पशुओं के लिए भी वही चाहिए, और जो 2 जरूरी आवश्यकताएं हैं, फ्यूल और फर्टिलाइजर। जी, तो उन्होंने कहा फ्यूल एक बहुत इंसान की आवश्यकता है, जी, और उसके बिना चलेंगे कैसे ना? उसके बिना शायद कोई भी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। जी, तो उसका भी समाधान निकालने के लिए कि फ्यूल का, कि भाई हमारे यहाँ एनर्जी क्रॉप का भी अब किसान इतने जागरूक हो गए हैं कि वो जमीन कैसी है उसके आधार पे चुनाव करते हैं कि कौन सी फसल उगाएं जिससे सबसे ज्यादा आमदनी हो। तो एनर्जी क्रॉप करने लगे, और फिर अपने रसायन का, तो जिसको कह लें उर्वरक जो हैं वो रासायनिक भी हैं, उर्वरक जो हैं वो कार्बनिक भी हैं, तो उनके लिए भी जरूरत आई। तो ये जो योजना बनी है ये एक तरीके से हर कड़ी को जोड़ने वाली है, और उसके तहत जो एक नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, और कि भाई एक ही प्लेनेट है, पूरा विश्व एक परिवार है जी, और भविष्य भी हमारा एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो ये जो वन हेल्थ को आज ये गांव स्तर तक पहुंचाने के लिए जो FPOs बने हैं, जो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, जहां पे अगर आप कहें कि बजट में सब कुछ बहुत अच्छा है, तो हमारे वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि देखिए इसमें सबसे बड़ा एक समस्या, चुनौती क्या है कि इसको लास्ट माइल कनेक्ट, और जो सबसे जमीन पे व्यक्ति है, पंचायत से जो जुड़ा है, उस तक टेक्नोलॉजी का, इनपुट्स का, उसके प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग का, स्टोरेज का और मार्केट कनेक्ट कैसे दिया जाए। तो ये जो योजनाएं आई हैं उसमें सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि किसानों तक इस संदेश को, इन योजनाओं को किस तरीके से ले जाया जाए, जिससे कि जब हम इसी साल G20 की अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है जी, बहुत और G20 में जब सितंबर में सम्मेलन हो, तो ये जो भारत की संपदा है, जो भारत की धरोहर है, और हमारे यहाँ के जो खाद्य पदार्थ जिस तरीके से उत्पाद किए जाते रहे हैं वो बदले भी, और शायद फिर से वो समय आ गया है कि जहाँ पे उनकी मांग कहीं ज्यादा है। बहुत सही कहा आपने डॉक्टर साहब, और मुझे लगता है कि लब्बो लबाब कहें तो राहें बहुत सारी खुली हैं, दिशाएं बहुत सारी हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर गिरीश जी हमें सुन रहे हैं, और जो चीजें हैं वो ये कि कैसे हमारे किसान मित्रों तक वो सारी फैसिलिटीज पहुंचे, और इसके लिए हमारा ये कार्यक्रम है किसान की बात, और शिवनंदन अभी स्टूडियो में भी हैं और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आगे उन सारे प्रोग्राम्स को डिजाइन किया जाए कि हर चीज आप तक पहुंचे और आप हर बात को समझे और विशेषज्ञ हर बात को आप तक पहुंचाए। मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर साहब, नीरा है शायद, मुझे लगता है कुछ कहना चाह रही हैं। बिल्कुल प्रीति मोहन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस खूबसूरत संचालन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत संचालन। और बिल्कुल किसान मित्रों, हमें उम्मीद है आपको आज का हमारा खास कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी जानकारियां थी जिनका कि आप फायदा ले सकते हैं। और इस बजट को लेकर जो परिचर्चा थी उसमें हमारे विशेषज्ञ मौजूद थे, डॉक्टर गिरीश कुमार झा और साथ ही में थे डॉक्टर मोहन जी सक्सेना। तो स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस परिचर्चा का संचालन कर रही थी प्रीति मोहन, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल। और इसी के साथ किसान मित्रों, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।